चलो करें फिर स्टार्ट। चलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देखो नाम तो मैंने बड़े प्यार से लिख दिया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, लेकिन सच बताऊं तो अभी मैं आज आप लोगों को बिल्कुल चैप्टर का नहीं सिखाऊंगी इसमें कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको समझने से पहले तुम्हें बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है ना, सॉल्वेंट कौन से टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, है ना, और आपका लिविंग ग्रुप क्या होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो 11th में भी आप सीखते हो। ठीक है, बट अगर आप जब भी आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ने जाते हो ना बेटा, तो सबसे पहले आपको इन छोटे छोटे टॉपिक्स को निपटाना होता है। तो आज जो मेरा फोकस रहेगा वो इन्हीं पे ही रहेगा कि मेन चैप्टर पे आने से पहले ये आपको बेसिक टर्म्स आपको लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, पूरी केमिस्ट्री, चाहे वो 11th हो चाहे 12th हो। अगर कोई चीज हमारी पूरी केमिस्ट्री में काम आ रही है तो उसको हमें टाइम रहते सीख लेना चाहिए। ठीक है, और जो भी आप लोगों को कराया जाएगा, गुड इवनिंग बच्चों, जो भी आप लोगों को कराया जाएगा उससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा आफ्टर द क्लास। तो आपको अपने लिए टाइम निकालना है, मतलब अपने लिए मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए टाइम निकालना है। और जो जो मैं चीजें दे रही हूँ, असाइनमेंट्स दे रही हूँ, या क्लास में जो भी मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ वो हम आपको करनी है। ठीक है, नीट के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आए हुए इस चैप्टर से, तो नीट के क्वेश्चंस तो अपन क्लास में भी निपटा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहती हूँ थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि काफी प्यारा सा ही चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद तो आपको ऑर्गेनिक धीरे धीरे इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो मैंने बता दिया आज क्या करने वाले हैं। ठीक है, एंड क्वेश्चंस भी लगाएंगे। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं बेटा, तो इसका वेटेज अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल रहे हैं। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो आप मान सकते हो कि 2025 में भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो मान के चलते हैं कि अपना 8 नंबर का चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि आप यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने वाले हो इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक में, तो जो आप लिखते हो उनका मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आपके पास ऑर्गेनिक में जब भी आप रिएक्शन कराओगे, एक आपके पास रिएक्टेंट होगा, ठीक है, आपके पास सॉल्वेंट होगा, आपके पास रिएजेंट होगा, एंड देन आपस में रिएक्शन होके क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएजेंट क्या होगा, जो बेसिकली रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, रिएजेंट आपका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है मेरी बात, कई बार जो सॉल्वेंट लिखा होता है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिख के दूं तुम लोगों को, देखो मान लो ये लिखा हुआ है मैंने HCN। ठीक है, अब HCN क्या है यहाँ पे, आप इसको HCN क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट, और ये रिएजेंट की तरह भी बिहेव करता है यहाँ पे। क्योंकि इधर देखो, ये हालांकि मैं बाद में बताऊंगी ये चीजें, लेकिन अभी बेसिक आइडिया दे रही हूँ किस तरीके से आप रिएक्शंस करते हो। देखो जैसे आपके पास ये साइनाइड है, CN नेगेटिव क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो जाएगा, ये जाके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो ये रिएजेंट है उसने क्या किया, बेसिकली इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है बेटा, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपको ये पता चल गया ना कि जो मैंने एरो लगाया है उसकी डायरेक्शन क्या है, आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, ऑर्गेनिक पढ़ने की, ये किस तरीके से अटैक करता है, कहाँ नहीं करता है, यही सारी चीजें आप ऑर्गेनिक में सीखने वाले हो। हालांकि कुछ बच्चे हाइड्रोकार्बन में भी सीख के आते हैं, बट ये मैं मान के चल रही हूँ कि किसी को नहीं आता है। ठीक है, किसी को नहीं आता है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को GOC आती है। ठीक है, GOC नहीं आती है तो पिटाई कर दूंगी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि इसके बिना, GOC के बिना ये चैप्टर हिलेगा नहीं। ठीक है बेटा, हाँ, तो इस तरीके से अगर आपको पता चल गया एरो की मूवमेंट किस साइड से हो रही है, आपको
पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, तो आपके पास सबस्ट्रेट होगा, रिएजेंट होगा, सॉल्वेंट कई बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर देगा, नहीं भी करेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा। क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं वो तो हम टाइम के साथ इसको करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट बना दूं एक बार के लिए तो बनता क्या है, ये बनता है। ठीक है, और ओ नेगेटिव क्या करता है, H+ लेके क्या बना लेता है, OH बना लेता है। इस तरीके से होती है रिएक्शन। मैम ये हमें क्या याद करना है क्या, अभी नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे चीजें। ठीक है, चलो उसके बाद आता है मेरा बेटा, क्योंकि हम एल्काइल हैलाइड सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की रिएक्शंस आगे फर्दर करने वाले हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सिंगल बोन, है ना, कार्बन सिंगल बोन कार्बन, और इसी को आप क्या बोलते हो, एल्काइल हैलाइड भी बोल रहे हो, राइट। तो आपको पता है RX, मैंने शायद आप लोगों को हाइड्रोकार्बन की जो क्लासेस अटेंड कर रहा है वहां पे मैंने ये बोला भी था, दिस इज एल्काइल हैलाइड, R इज योर एल्काइल वाला पार्ट, X इज योर हैलाइड वाला पार्ट, तो दिस इज सिंपल, आप बोल सकते हो कि एल्काइल हैलाइड है। गेटिंग माई पॉइंट। और ये R क्या होता है यहाँ पे, sp3 हाइब्राइज्ड, क्या होता है मेरा बेटा, sp3 हाइब्राइज्ड होता है, बिकॉज एल्केन बोला है मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे, तो मतलब जो एल्काइल यानी कि जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, sp3 होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन, कितने टाइप के हैलाइड्स है, उसके बाद मैं आगे आऊंगी, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये सब सीखेंगे, तो एक बार ये बेसिक सीख लो कि क्या है। अगर मैं बात करूंगी इसमें तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एल्काइल हैलाइड्स की। तो एल्काइल हैलाइड्स आपके पास कितने टाइप के आपको मिल सकते हैं, एक तो आपके पास या तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, है ना, या आपके पास सेकेंडरी होगा, या आपके पास टर्शरी देखने को मिलेगा, या सिंपल CH3X मिथाइल हैलाइड या कोई भी एल्काइल हैलाइड देखने को मिलेगा। तो बेसिकली प्राइमरी को कैसे लिखोगे मेरा बेटा, अगर मान लो मैं ये एग्जांपल ले लूं CH3CH2X, इज दिस प्राइमरी हैलाइड, कैसे पता लगाते हो, X क्या है, हेलोजन है, हेलोजन के साथ वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच है, तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, प्राइमरी हुआ। गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं मान लो ये बना दूं, ध्यान से देखना, ये तो ये क्या होगा आपका, देखो सेकेंडरी हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। क्यों, आपको देखो हेलोजन के साथ वाला कार्बन देखो ये है, कितने कार्बन से अटैच है, 2, 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आईयूपैक नेम नहीं बता रही हूँ, क्लासिफिकेशन कर रही हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। टर्शरी में क्या होगा, जब हेलोजन के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच होगा मेरा बेटा, 3 कार्बन से अटैच होगा, तो ये क्या होगा, टर्शरी। बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है जी, ये वाली बात क्लियर हुई। तो पहले टाइप का तो हो गया ये, ठीक है। सेकंड आपको देखने को मिलेगा एलाइलिक हैलाइड, हेडिंग डालो एलाइलिक हैलाइड। मैम ये एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो इधर क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, ध्यान से देखना, लेट से यहाँ पे मैं X लगा देती हूँ, हेलोजन। तो एलाइल हैलाइड का कैसे पता लगाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। ये कार्बन क्या है, sp2, ठीक है, तो आपको क्या देखना, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे क्या लगा होना चाहिए, हेलोजन लगा होना चाहिए, तब आप उसको कौन सी कैटेगरी में डालोगे मेरा बेटा, एलाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में डालोगे। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसके साथ वाला कार्बन देखो क्या है, sp3 है, यानी कि एलाइलिक हैलाइड में sp3 कार्बन के साथ क्या अटैच होता है मेरा बेटा, हेलोजन अटैच होता है। क्लियर हुई ये बात? यस मैम। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना आपको, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैं आपको वो नहीं करवाऊंगी लाइन बाय लाइन, वर्बल मतलब वर्बली नहीं बताऊंगी कि ये कर लो वो कर लो। अगर मैंने कुछ बोल दिया आपको लग रहा है कि आप इन फ्यूचर वो भूल सकते हो, तो क्लाउड बनाओ और इसको लिखो। इसमें आपको ना लाइनें नहीं लिखनी है ऑर्गेनिक में, ये ध्यान रखना। तीसरी चीज होती है एक और हैलाइड होता है आपका विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड मैम ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं इस चैप्टर में। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर आपके sp2 कार्बन के साथ ही हेलोजन अटैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जैसे देखो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ ही हेलोजन अटैच है, इसको मैं क्या बोलती हूँ मेरा बेटा, विनाइलिक हैलाइड बोलती हूँ। क्लियर हुआ?
एलाइलिक विनाइलिक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फोर्थ आता है मेरा बेटा, फोर्थ लिखो बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है बेंजीन रिंग तो होगी, है ना, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CH2X। तो ये वाली पोजीशन क्या होती है आपकी, बेंजाइलिक पोजीशन होती है। क्या होती है, बेंजाइलिक पोजीशन होती है। तो बेंजीन के ऊपर जो CH2 लगा है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके साथ हेलोजन अटैच है, तो दैट इज योर बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, अगर मैं मान लो डायरेक्ट रिंग के ऊपर हेलोजन अटैच हो तो क्या नाम हो जाएगा उसका, तो उसका नाम हो जाएगा एराइल हैलाइड। क्या हो जाएगा नाम, एराइल हैलाइड। एराइल क्या है आपका, जो रिंग है, जैसे ये फिनाइल है, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला है, एराइल हैलाइड। तो ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप मुझे एक चीज बताइए सारे बच्चे, अगर आपने सुना है, एक तो ये है और एक ये है, आप मुझे बता सकते हैं जो ये ऊपर वाला मैंने बनाया है वो एलाइलिक है या विनाइलिक है बेटा? विनाइलिक। विनाइलिक है। अगर तुम 2022 के पेपर में बैठे होते तो तुम्हें 4 नंबर मिल जाते। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये बताओ विनाइलिक है या एलाइलिक है नीचे वाला? सीख गए। एलाइलिक विनाइलिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किस तरीके से पहचानना है बेंजाइलिक, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में बार बार आएंगे। फिर मुझे मत कहना मैम हमें तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे। जो चीज मैंने पढ़ा दी और अगर तुमने मेरे को बोल दिया कि मैम ये तो हमें याद नहीं है, वर्चुअली एक पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, चाटा लग जाएगा। ठीक है, हो गया इतना? चलो चलो अब नीट 2023 का क्वेश्चन कर दो। मिल गया तो मैं ले आई। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। क्या पूछा है, ये जो एग्जाम्पल किसका है, हैंड रेज कीजिए। एराइल, एलाइल, विनाइलिक, बेंजाइलिक, रेज योर हैंड। ऑर्गेनिक में सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, देयर इज नो रट्टाफिकेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस ये ध्यान रखो। शाबाश, हैंड रेज करो। हुस्नवाज, पीयूष, आयुष, तेरह बच्चों ने हैंड रेज किया, प्लीज बाकी भी करो। बेटा ध्यान से सुनना पड़ेगा। आयुष क्या होगा, एराइल, एलाइल, विनाइल या बेंजाइल? माइक अनम्यूट करके बोल बेटा। मैम मेरे को बी लग रहा है। बी ही सही है, तो हैंड रेज करना अपने को। आपको क्या है, इधर आओ। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3, और उसी पे ही क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एलाइलिक आएगा। 2023 का ये पहला क्वेश्चन था पेपर का। ठीक है, तो अब तुम देख लो कैसा क्वेश्चन आया था 2023 में। यही एक क्वेश्चन आया था बस इस चैप्टर से। ठीक है, और अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, तो यस ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। क्लियर हो गया? अभी भी बोल दो, नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता दूंगी। अगर देखो विनाइलिक मतलब क्या है, जब sp2 कार्बन से अटैच हो हेलोजन, राइट। और एलाइलिक क्या है, जब sp3 कार्बन से अटैच हो। बेंजाइलिक क्या है, जब CH2 बेंजीन के ऊपर जो CH2 लगा उस पे अटैच हो हेलोजन। और अगर मैं बात करूं एलाइल हैलाइड का, जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच हो। बस मैंने यही बताया अभी तक। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, यहाँ पे देख लो लगे हाथ। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड बात करूं तो मान लो ये आपका कोई भी ले लो, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का, उनका क्या हुआ होगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, RX, R कुछ भी ले लो, तो क्या ले, H ले लेते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कुछ भी लिख लो, CH2 CH3 ले लो। तो अगर मैं मेरा बेटा एल्काइल हैलाइड की स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस तरीके से है ये टेट्राहेड्रल। और मुझे ये बताना तुम सोच के, अगर मैं सिंपल RX लिखूं, क्या इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या? यस। तो ये बॉन्ड कैसा होता है? पोलर बॉन्ड होता है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एल्काइल एंड हेलोजन, बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड तब एज कंपेयर टू एल्काइल वाला पार्ट वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो मैंने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, मतलब अगर कोई पूछे कि एल्काइल जो RX का जो बॉन्ड होता है वो पोलर होता है या नहीं होता, तो आप बोलोगे यस पोलर होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एल्काइल एंड हेलोजन। ठीक है, अब हम बात आते हैं, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। क्लियर है ना अभी तक? तो चलो उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल आप बचपन में भी पढ़ते थे, इसलिए मैं फटाफट आपको बता रही हूँ। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, मतलब जिसके पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, है ना। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैविंग एटलीस्ट वन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो उसके पास लोन पेयर हो या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर वो न्यूट्रल भी हो सकता है ना। और इट इज ऑलवेज अ लुईस स्पेस। लुईस स्पेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे साइनाइड हो गया, OH नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा मान लो RNH2 है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना। इसके अलावा मान लो मैं एल्कीन ले लूं, ये भी न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि ये क्या है? इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। बोलो हाँ के ना। या आप अगर मैं मान लो एल्काइन ले लूं, तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। क्यों मैम? यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गए मेरा बेटा? न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ गए। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट न्यूक्लियोफाइल? आज पहला दिन है तो तुम्हें थोड़ा सा ये दिखाना चाहती हूँ कि आज का जो दिन है, आज का जो टॉपिक है वो इजी है। ठीक है, तो आर नॉट न्यूक्लियोफाइल आपको ये बताना है। हैंड रेस कर लेना प्लीज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आपको बताना है इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। क्या हो रहा है? इतने कम बच्चे कैसे कर रहे हैं? चेतना आप बताओ। BF3। यहाँ पे देखो सल्फर के पास नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखो अल्कोहल के इसमें क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो A, C, D क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। तो BF3 क्या होगा? अभी आगे बताऊंगी, वैसे इलेक्ट्रोफाइल ही रहा होगा, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल? ये वाली चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जस्ट आपका रिवीजन करा रही हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको ये ना लगे मैम ये तो हमें आता ही नहीं। पीयूष आप बताओ। AlCl3। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। और ये मत समझना मैम इतना इजी क्वेश्चन आएगा क्या, नीट में आ चुके हैं, वहीं से लिए मैंने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो कि क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, है ना। ठीक है, जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो भी आ सकते हैं इस कैटेगरी में। बोलो हाँ या ना। जिनके पास मान लो वैकेंट और बाइटल हो, POD और बाइटल हो, वो भी इसी कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोल सकते हैं? लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। बोलो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, मैं वो एग्जाम्पल बता रही हूँ जो इस चैप्टर में भी यूज होने वाले हैं, ताकि आपको ध्यान रहे। H+ हो गया, इलेक्ट्रोफाइल है।
इसके अलावा NO2+ हो गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, है ना। इसके अलावा Cl+ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और CH3CO ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना। मान लो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो इस कार्बन पे अटैक करेगा ना, समझ रहे हो। पूरे चैप्टर में यही होने वाला, न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, रिएक्शन होगी, मतलब पूरी ऑर्गेनिक में ही यही होगा, पूरी ऑर्गेनिक में ही यही होगा। जैसे मैंने अभी आपको BF3 बताया, AlCl3 बताया, तो इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तभी ये लुईस एसिड यानी कि इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। R+ एल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है मैम SO3? देखो, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, हाँ या ना में जवाब दो। यस तो जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, सल्फर पे पॉजिटिव आएगा, तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि सल्फर वाला जो सेंटर है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह। और आपका CO2 ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे मैम, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। आपका CCl2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे मैम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। देखो इधर, कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास कितने हैं, 2, 2, 4 और 6, तो क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ये कुछ ऐसे पॉपुलर इलेक्ट्रोफाइल हैं जो आप पूरी ऑर्गेनिक में यूज करने वाले हो, अब जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको 3 महीने में। समझ में आई? इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बीन। देखो लेवल तो थोड़ा सा अप करके ही चलेंगे, इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे, आ सकते हैं, बट अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। और ऑर्गेनिक अच्छी ही आ रही है बेटा पिछले 2 साल से। अगर आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस देखोगे नीट में, तो लास्ट 2 साल से काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो पक्का? चलो बहुत ही बढ़िया। अब हेडिंग एक एक नोट्स में एक एक बात लिखनी है आप लोगों को, जो मतलब इतना सा भी डाउट आए ना दिमाग में, उसी टाइम मेरे को रोक देना मैम कैसे किया। लेकिन अगर मान लो मैं 5 स्लाइड आगे चली गई और आपको पिछला पहली स्लाइड पे अटके हो, तो फिर आपको क्लास के बाद रुकना पड़ेगा। उसके बाद हेडिंग डालो बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट देखो, देखना मतलब तुम देख रहे हो, देखने में बड़ी छोटी बात लग रही है, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊंगी ना तो आप सोचोगे हाँ मैम ये तो नहीं पता था हमें। अब सॉल्वेंट क्या है बेटा, सॉल्वेंट बेसिकली एक मीडियम है, ठीक है। सॉल्वेंट एक मीडियम है रिएक्शन को कैरीड आउट करने के लिए। तो सॉल्वेंट देखने को आपने पढ़ा होगा, एक तो मैम नॉन पोलर हमने सुना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट एक हमने पढ़ा है, पोलर सॉल्वेंट यही पढ़ते थे हम तो, है ना। अब पोलर में भी क्या आ जाएगा बेटा, 2 कैटेगरी आ जाएंगी, कौन कौन सी, पोलर एप्रोटिक, पोलर प्रोटिक लिख लो यहाँ पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना, आई रिक्वेस्ट की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है, प्लीज लेट आओगे तो सच बता रही हूँ कोई फायदा नहीं है क्लास अटेंड करने का, ठीक है मेरा बेटा। प्लीज टाइम पे लगानी है आपको क्लासेस, ये एक बात मान लो 3 महीने के लिए, प्लीज क्लासेस टाइम पे आना पड़ेगा आप लोगों को, वरना रिकॉर्डिंग जाके देखोगे फिर, है ना, ठीक है। अच्छा तो मैम पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है, देखो पोलर का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया ना, पोलैरिटी आएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। बट मैम ये प्रोटिक का मतलब क्या है, अच्छा खत्म कैसे हो गया भाई शिखा, प्रोटिक का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जो H एटम होगा वो अटैच होगा, अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ, यानी कि क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आपका अमोनिया हो गया, ठीक है। अच्छा चल ही नहीं रहा, अरे बाप रे, देखो जैसे आपका अमोनिया हो गया है ना, जैसे आपका वाटर हो गया, तो ये क्या है मेरा बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, हाँ या ना। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं बेटा, ए प्रोटिक का मतलब क्या होता है, H एटम डज नॉट, लिख रहे हो ना, डज नॉट अटैच टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इट मींस दैट इज नो
फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। क्लियर है ये बात? मैंने देखो छोटा छोटा लिख रही हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है, आप थोड़ा सा बड़ा लिख लो, ठीक है। नॉन पोलर में क्या आते हैं, जैसे मान लो आपका CS2 है, नॉन पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है उसमें। अभी इनके एग्जांपल्स लिखवाऊंगी मैं पोलर प्रोटीन के, डोंट वरी। एक आपके पास CaCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये नॉन पोलर है। बेंजीन क्या होता है, बेंजीन C6H6, तो ये क्या है मैम, ये नॉन पोलर है, लेकिन ये क्या है, एप्रोटिक है, क्योंकि इसका जो इसके पास H तो है ना, लेकिन वो H हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, नॉन पोलर एप्रोटिक। क्या ये वर्ड का मतलब समझ में आया, प्रोटिक और एप्रोटिक? यस मैम। ठीक है, यस मैम। पहले लिख लो, फिर मैं इसके एग्जांपल्स करवाती हूँ तुम लोगों को। लिख लो, अच्छे से लिख लो। ओके, चलो आगे करते हैं। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, आपका वाटर आ जाएगा, है ना, आपका अल्कोहल आ जाएगा, आपका एसिड आ जाएगा, है ना, और क्या आ सकता है आपका, कोई और ले लो, अमोनिया ले लो, है ना, और क्या ले लो, RnH2 ले लो, तो काफी सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो वो कौन कौन होंगे, ये आपके लिए नया है। सबसे पहला एग्जांपल लिखो, एसीटोन। क्या नाम है मेरा बेटा, एसीटोन। एसीटोन कॉमन नेम है इसका, एसीटोन। दिस इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। मम्मी करने हैं क्या याद, बिल्कुल करने हैं। आज समझ लो तुम्हारी वो वाली क्लास चल रही है जो पूरे ऑर्गेनिक में तुम्हें काम आने वाली है। वाई पोलर एप्रोटिक, पोलर तो है बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। एप्रोटिक क्यों है, बिकॉज ये हाइड्रोजन किससे अटैच नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। एसीटोनाइट्राइल, यस मैम। इसका नाम है एसीटोनाइट्राइल, ये भी क्या है बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। उसके अलावा एक होता है DMSO। DMSO क्या होता है, डाइमिथाइल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। पेपर में तुम्हें ये नहीं लिखा मिलेगा, पेपर में लिख के देगा सिर्फ DMSO। तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि हाँ मैम वो क्या होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये होता है उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एक और लिखो, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, पेपर में लिख के देगा एग्जामिनर DMF। क्या नाम है इसका, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। मैम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फॉर्मामाइड पढ़ा है तुमने लोअर क्लासेस में, 11th में कहीं पढ़ा हो फॉर्मामाइड? ऐसे मत बोलो, अमाइड तो पढ़ा है ना आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर में। यस मैम। फॉर्मिक एसिड तो पढ़ा होगा ना, फॉर्मिक एसिड ये होता है, ठीक है। तो अमाइड क्या होता है, OH को हटा दो, NH2 लगा दो, एसिड का डेरिवेटिव होता है। अब इसने बोला डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो 2H को हटा के क्या लगा दोगे बेटा, मिथाइल लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। क्लियर हुई ये वाली बात, बोलो यस मैम। यस मैम। पक्का? तो ये आपको क्या करने हैं, याद रखने। ये वाले बहुत पॉपुलर हैं जो आपके पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है जी, हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलो ये देखो तुम्हारे लिए समरी चार्ट है, फटाफट देखें इसको, आ जाओ, ये तुम्हारे पास ही रहेगा हमेशा के लिए। सबसे पहले आते हैं एसिड पे, ध्यान से देखना, इसको कैटेगराइज करना है, क्योंकि तुम्हें जो असाइनमेंट मिलेगा मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी दिए उसमें कि पहचानना पोलर एप्रोटिक क्या होता है, पोलर एप्रोटिक क्या होता है, सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। एसिड है, पोलर है, हाँ या ना, हाँ ना में जवाब देते जाना। पोलर है, यस मैम। यस मैम। काटा लगाओ। प्रोटिक है या एप्रोटिक, प्रोटिक है बिकॉज इसका H इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। आगे आओ, ये क्या दिया हुआ है, वैसे एस्टर है, वो कह रहे हैं एस्टर क्या है, पोलर है, बिल्कुल ठीक है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। प्रोटिक है क्या, नहीं है, एप्रोटिक है बिकॉज H किससे अटैच नहीं है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन से नहीं है। वाटर तो हमें पता ही है पोलर प्रोटिक होता है, इसमें कोई दिक्कत। एल्कोहल भी हमें पता है पोलर प्रोटिक होता है, हो रहा है ना, याद आ रही है चीजें। अब ये देखो एसीटोन क्या है, पोलर ए प्रोटिक है। ये क्या है, DMSO, ये भी क्या है, पोलर ए प्रोटिक है। ईथर क्या होता है, ईथर, ईथर क्या होता है, पोलर तो होता है बिकॉज ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बट ये ए प्रोटिक है। ठीक है, देख पा रहे हो, ए प्रोटिक है ये। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, ए प्रोटिक है। DMF क्या है भाई, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये भी क्या है, पोलर ए प्रोटिक है। DMA क्या है, अब इसका नाम लिख लो यहाँ पे, DMA होता है डाइमिथाइल एसिटामाइड। ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, अगर तुम्हें भूल जाना है तो भूल भी सकते हो इसको। एसिटामाइड सबने सुना है क्या, क्या होता है एसिटामाइड, CH3CONH2 होता है, 2 H हटा के क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, ये बन जाएगा डाइमिथाइल एसिटामाइड। तो ये भी क्या होता है मेरा बेटा, पोलर ए प्रोटिक होता है। बताओ ये क्लियर हुआ आपको? मैं 20 सेकंड फटाफट से रिवाइज करो। हाँ मैम 2 मिनट, मैम 1 मिनट सुनोगे? बोलो बोलो। मैम मेरे को क्लास का वीडियो सेंड कर दोगे आप आज? क्या हुआ सलम? मैम एक्चुअली ना मैं घर पे नहीं हूँ, तो मतलब मैं अभी क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर है। ठीक है सलम, वो तो आपको मिल जाता है ना बेटा, रिकॉर्डिंग्स तो मिल ही जाती हैं आपको। मैम वो लिंक भेज देना, जो मतलब रिकॉर्डिंग का लिंक है, वो मेरे पास है नहीं। बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो मतलब इतने 5 महीने हो गए क्लासेस शुरू हुए। ठीक है मैं भेज दूंगी बेटा, चलो ठीक है। ओके मैम भेज देना। मैम बेंजीन जो है वो ई प्रोटिक है। कौन बेटा? मैम बेंजीन। क्या बोल रहे हो, क्या है, ए प्रोटिक क्यों है? क्योंकि जो बेंजीन में बेटा हाइड्रोजन होता है वो किस में पार्टिसिपेट नहीं करता, रेजोनेंस नहीं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं करता ना, यही तो लिखा मैंने देखो। पोलर ए प्रोटिक में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम होता है डज नॉट अटैच टू नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इसलिए नो फॉर्मेशन ऑफ H बैंड। तो यहाँ पे देखो H जो है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं अटैच है। ठीक है जी, हो गया। फटाफट से इसको रिवाइज कर लो फटाफट से, क्योंकि ये जितने मैंने लिखवाया ना आपको उतने ही ध्यान रखना है। ये मैंने समरी चार्ट दे दिया सो दैट आपको कभी इन फ्यूचर देखना हो तो आके देख सकते हो। ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ ना, पूरा क्लीन कर दे रही हूँ, है ना, क्योंकि सर्कल सर्कल लगे रहेंगे ना, हो सकता है फिर आप लोगों के कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, चलो आराम से कर लेना इसको। चलो आगे हम बात करते हैं सोल्वेशन की। सोल्वेशन की हेडिंग डालो, सोल्वेशन डाल लिया। देखो अब सोल्वेशन का मतलब क्या है बेटा, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सिंपल सा, NaCl, अगर मैं NaCl की सोल्वेशन देखना चाहती हूँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है, ये चीजें आपने सुनी होंगी, देखी होंगी। अगर मैं बात करूं बेटा, Na जो है Na+ में और Cl नेगेटिव में ही होता है। ठीक है, अगर बेटा अगर यहाँ पे मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पानी ले लेती हूँ, तो पानी क्या करेगा आप मुझे बता सकते हैं? Na+ को घेर लेगा चारों तरफ से, बोलो हाँ के ना? यस मैम। सारी तरफ से घेर लेगा। हाँ मैम, ठीक बात है। इस तरीके से देखो मैं दिखा रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सोल्वेशन। ये देखो, ठीक है। और अगर मैं बात करूं Cl नेगेटिव की, क्योंकि यहाँ पे H पे क्या है, पार्शली पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या होगा, देखो इधर, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन घेर लेगा, देखो। ठीक है, इसको आप इस तरीके से दिखा दो। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यहाँ पे अगर मैं एक चीज लिखूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सोलवेट बोथ कीटायन एंड एनायन, यस और नो? यस मैम। आप देख रहे हो ना, Na+ को ऑक्सीजन ने घेर लिया, Cl नेगेटिव को हाइड्रोजन ने घेर लिया। यानी कि इफ यू यूज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो वो कैटायन वाले पार्ट को भी घेरेगा और एनायन वाले पार्ट को भी घेरेगा, बोलो हाँ के ना?
लेकिन अगर मैं यही NaCl बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ले लूं, ध्यान से सुनना, NaCl मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ले लूं, लेट्स से एग्जांपल इज एसीटोन, तो अब क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखना। अब एसीटोन में मैं क्या बता रही हूं, इधर देखो, पहले मेरे को बनाने दो। यहाँ पे Na+ है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन घेर लेगा इसको, देखो ऊपर से, आगे से, दाएं से, पीछे से, हर जगह। लेकिन अगर मैं बात करूंगी Cl- को, क्या Cl- को कोई घेर पाएगा क्या यहाँ पे? नो मैम। हो सकता है कि आप लोग मुझे ये बोलो मैम ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन यहाँ पे वो भी तो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कार्बन घेर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है मेरा बेटा, जो एसीटोन वाला पार्ट होता है, जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है, वो ज्यादा एक्सपोज होता है एनवायरमेंट में, जबकि जो पॉजिटिव, पार्शली पॉजिटिव वाला है वो हिडन होता है। तो इसीलिए आपका कार्बन नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा Cl- को। तो यानी कि मेरा बेटा ध्यान से समझना, ये जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं ना, वो सिर्फ किसको सॉल्वेट करते हैं, सॉल्वेट ओनली कैटायन, ये सॉल्वेट नहीं होता है। बोलो हाँ के ना, ये तुम्हारी बुक्स कहती है, मैं नहीं बोल रही हूँ। हाँ जी बोलो बेटा। मैम रिपीट कर दो एक बार। मैं रिपीट 2 बार कर दूंगी। मैं कह रही हूँ कि जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट करता है, बिकॉज जो एनायन होता है वो सॉल्वेट नहीं होता है। जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो ज्यादा एक्सपोज होता है, जबकि जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो हिडन होता है। हिडन मतलब अंदर की तरफ छुपा हुआ, तो अगर एक्सपोज ही नहीं होता तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो Cl- डज नॉट सॉल्वेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 बातें याद रखनी है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट कैटायन एज वेल एज एनायन, लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्वेट ओनली कैटायन। ठीक है, हाँ मैं एक और चीज इसके बारे में बताना भूल गई, इस चैप्टर ऑर्गेनिक के बारे में। आप लोग एनसीईआरटी रीड नहीं करेंगे अभी के लिए। आप लोग एनसीईआरटी तब रीड करना शुरू करेंगे जब आपका अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर हो जाए। तो मैम हमें कोई बुक नहीं पढ़नी क्या? बुक आप पढ़ सकते हो PY ब्रूस। इसका PDF चाहिए तो प्लीज मुझे पर्सनली रीच आउट करना, मैं आपको शेयर कर दूंगी, नहीं तो ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। इवन मैं भी वही फॉलो करती हूँ, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ वही आपको उसमें भी मिलेगा। तो अगर किसी को रीडिंग करनी है बुक की, जो कि एक अच्छी हैबिट है, तो आप कर सकते हो PY ब्रूस नाम करके एक बुक। ठीक है जी, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं बेटा। इतना क्लियर हो गया सबको? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के टाइप, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, किसको सॉल्वेट करेगा किसको नहीं करेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पे। तो हेडिंग डालिए सारे बच्चे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस ही बताऊंगी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। अब देखो, कई बच्चे क्या होते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को सेम मानते हैं, बट एक्चुअल में दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। आपको पता है बेसिक का मतलब भी यही होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब भी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। गेटिंग माय पॉइंट ना? बट न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है और बेसिसिटी मतलब क्या होता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो किस पे अटैक करता है मेरा बेटा? कार्बन पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? कार्बन पे। लेट्स से ये मेरा कोई एक मॉलिक्यूल है, तो ये पीछे से आएगा, अटैक मारेगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। समझा रही हूँ, अभी ये मत समझना मैम रिएक्शन कराने लग गई, नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि न्यूक्लियोफाइल का जो इंटरेस्ट होता है वो किसके पास होता है? न्यूक्लियोफाइल का इंटरेस्ट होता है कार्बन पे अटैक करना। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करना। लिख लो क्लाउड बना के, न्यूक्लियोफाइल का इंटरेस्ट किसमें है? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो वो कार्बन पे अटैक करता है। अगर मैं बात करूं मेरा बेटा बेसिसिटी की, तो बेस क्या करता है? बेस किसमें इंटरेस्टेड होता है? लेट्स से कोई भी एक बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे दिखाते हैं, ये पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोफाइल को E+ दिखाते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- बताते हैं। ये ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं बेस की बात करूं, बेस के पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने का, लेकिन वो क्या करेंगे? बेस का इंटरेस्ट किस में होता है? हाइड्रोजन को चुराने का।
तो अगर मान लो मैं यहाँ पे एसिड ले लूं तो उसका इंटरेस्ट किसमें होगा बेटा, हाइड्रोजन में होगा। और न्यूक्लियोफाइल का किसमें इंटरेस्ट था बेटा, कार्बन पे। यानी कि जब जब मैं ऑर्गेनिक में बात करूंगी न्यूक्लियोफाइल, तो मतलब वो किस पे अटैक कर रहा होगा, बोलो कार्बन। जब मैं बोलूंगी कार्बन पे, जब मैं बोलूंगी बेटा ये बेस है, तो वो क्या करना चाह रहा होगा, हाइड्रोजन को पर चुराना। हाइड्रोजन पे। सबने सुना एसिड बेस रिएक्शन, सबने सुना एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो कार्बन पर अटैक करता है। बेस क्या होता है, जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन तो लिखी हुई है, द टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है जी, यस ठीक है। मैम। बेस क्या करता है, यस मैम। हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आज ये रिवाइज कर लेना। इतना लिख लिया, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डाला। चलो अब मैं क्या बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप बता पाएंगे कौन ज्यादा न्यूक्लियोफाइल है, कौन कम न्यूक्लियोफिलिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। तो पहला पॉइंट ये बोलता है बेटा कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, या बोल दो ज्यादा बेसिक होते हैं देन देयर न्यूट्रल स्पीसीज। समझ में आया, मैं बोल रही हूँ जो आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज होती है ना, वो हमेशा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक या आप बोल सकते हो ज्यादा बेसिक होंगे न्यूट्रल स्पीसीज से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, OH नेगेटिव है आपके पास और एक है वाटर। अगर तुमसे कोई पूछ ले बेटा इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, बेटा इसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा वही इसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा। तो OH नेगेटिव क्या होगा मेरा बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, या यू कैन से स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब समझ गए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या बोल दो स्ट्रॉन्ग बेस। वाई रीजन भी मैं बता सकती हूँ, क्योंकि बेटा जो नेगेटिवली ऑर्गेनिक में जहां पे भी तुम्हें चार्ज मिल जाएगा ना, वो भैया ज्यादा ही रिएक्टिव मिलेगा तुम्हें, क्योंकि इसको अपना चार्ज खत्म करना है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको अपना चार्ज खत्म करना है, तो ये पहले जो है बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, ठीक है। और एग्जांपल लिखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, और क्या लोगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास है ये, एक पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ये है H2S है, और एक तुम्हारे पास क्या है SH नेगेटिव है, तो कौन होगा, यही होगा। जैसे मान लो एक तुम्हारे पास है NH2 नेगेटिव और एक क्या है अमोनिया, तो कौन ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रॉन्ग कौन होगा, NH2 नेगेटिव। तो यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो स्पीसीज होगी वो क्या होगी मेरा बेटा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी और बेसिक होगी देन देयर न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल मतलब क्या है, कोई चार्ज नहीं, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट आता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है मैम, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। ध्यान से देखो, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। मैम बेसिसिटी का क्या होता है, अभी मैं बताती हूँ। देखो मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अब अपने को बताना है सबसे पहले इसमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा। अब तुम थोड़ा सा ना ध्यान से सोचो, रट्टा मत मारना, रट्टा मत मारना बिल्कुल भी। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने होते हैं, है ना, कार्बन को। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फेजांस रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी है, आई नेगेटिव की, या तुम बोल सकते हो सबसे बड़ा साइज किसका है, आई का है। तो अगर मेरा बेटा आयोडीन का साइज बड़ा है, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो लूजली बाउंड होगा ना, मतलब कि जो न्यूक्लियस की पकड़ है आउटर मोस्ट शेल पे, जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पे ज्यादा अच्छी नहीं होगी जितना फ्लोरीन पे होगी, बिकॉज फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, तो चार्ज डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। यस और नो, ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो जीओसी में, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर यही होगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बात आती
बेसिसिटी की क्या ऑर्डर, बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा होगा। बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, एफ नेगेटिव की, फिर सीएल नेगेटिव की, फिर बीआर नेगेटिव की, और फिर आई नेगेटिव। क्योंकि बेसिक का मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना, बेसिक का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के होनी चाहिए ताकि वो हाइड्रोजन को चुरा ले, और वो किस में मिलेगी, फ्लोरीन में मिलेगी। क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, कंसंट्रेटेड है सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो क्या है फटाफट से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है इजिली एज कंपेयर टू आई नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या हो जाएंगे, अब अपोजिट रोल प्ले करेंगे जब हम बात करेंगे बेटा डाउन द ग्रुप की। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं। यस। फिर उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखो, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है मैम? पीरियड का मतलब जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो वहां पे वो बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। जैसे मान लो मेरे पास NH2 नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है और एक F नेगेटिव है। अगर मान लो तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो कैसे बताओगे? अब तुम एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर देना, किसको देना? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को देना। अब तुम मुझे ये बताओ, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास पकड़ के रखना चाहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास रखना चाहेगा। यस और नो? बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, NH2 की NH2 की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर सुनो क्या बोल रही हूँ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो जल्दी से क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा। और ध्यान रखना, अगर मैं पीरियड की बात करती हूँ ना, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का सेम ऑर्डर ही रहता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल टू बेसिसिटी, जबकि डाउन द ग्रुप में क्या था, उल्टा था। ठीक है जी? यस मैम। जैसे अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया और वाटर। तो अगर तुमसे कोई पूछे बेटा स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बता दो, तो किसको बताओगे, अमोनिया को या वाटर को? अमोनिया को। सारे अमोनिया। अमोनिया को बताओगे? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को बताओगे। क्यों बताया आपने? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है नाइट्रोजन की। यस। और अगर मान लो मैं ये एग्जांपल लूं, अगर मान लो मेरे पास ये है, तो बताओ इनमें से किसका ज्यादा होगा? फोस्फोरस मैम। फोस्फोरस कहाँ आता है? फोस्फोरस। फोस्फोरस कहाँ आता है आपका? सल्फर पहले से पहले। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, ऑक्सीजन उसके बाद आता है। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा, यानी कि फोस्फोरस वाला क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, ये वाली बात बोलो। यस मैम। इसमें आप डाउन द ग्रुप और भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो OH नेगेटिव है आपके पास, एक SH नेगेटिव है, एक आपके पास सिलेनियम वाला ले लो। याद है ये ओ सर सीधा प्रॉब्लम? तो अगर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाना है तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, सिलेनियम वाला, फिर सल्फर वाला, फिर ऑक्सीजन वाला। ठीक है, अब जैसे मान लो एक ये है तुम्हारे पास, एक फोस्फोरस है और एक नाइट्रोजन वाला है, तो बताओ किसकी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी? मैम फोस्फोरस की। फोस्फोरस की होगी। फोस्फोरस। इस तरीके से आपको करना है। अगर आप, कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो इट्स ओके, रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, रट्टा मत मारना बस। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, फिर आओ। सबसे पहली चीज मैंने बताई, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक या ज्यादा बेसिक होते हैं न्यूट्रल स्पीसीज से, पहली चीज मैंने ये बताई। उसके बाद मैंने बताई डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ता है। तो आयोडाइड की सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड की, बस बेसिसिटी क्या होती है लेकिन उससे अपोजिट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि अगर आप अक्रॉस द पीरियड चलोगे ना तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि जो लेफ्ट टू राइट है,
न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बोलो। यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है, डालो, बल्कि बेस हैज लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। बल्कि, बल्कि मतलब समझ रहे हो, बल्कि मतलब होता है बड़ा बड़ा, बड़े बड़े ग्रुप अगर उस पे लगे हुए हैं तो उसका लेस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है। जैसे जैसे मान लो एक है तुम्हारे पास, लेट से ये है, एक तुम्हारे पास है एक ये है, और एक मान लो तुम्हारे पास ये है। देख रहे हो, और इसमें ऐसे कर लो इसको, दे देखो। अब सबको पता ऑक्सीजन जाके अटैक करेगा कार्बन पे, है ना, बिकॉज ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी हम देखेंगे। एक बात बताओ, जब तुम कार्बन पे अटैक करने जा रहे हो तो ये कैसा ग्रुप है, बहुत ज्यादा बल्कि है। जब ये जाएगा तो क्या फील करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस फील करेगा, यस और नो? यस अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाना हो, अगर मान लो मैं इसको ए बी सी का नाम दे दूं और मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाना है, तो क्या होगा बेटा, ए की सबसे ज्यादा होगी, फिर बी की और फिर सी की। तो जैसे जैसे बड़े बड़े ग्रुप बढ़ते जाएंगे तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जब मैं तुम्हें SN2 पढ़ाऊंगी ना वहां पे यूज होगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो बेसिसिटी में लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से, ध्यान से सुनना, स्टीरिक हिंड्रेंस से लेना देना नहीं है बेसिसिटी में। उसमें तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ज्यादा बेसिक होगा। जैसे आप देख रहे हो CH3 का क्या है, 3 CH3 के प्लस साइड इफेक्ट होंगे, देख रहे हो, प्लस साइड इफेक्ट सी वाले में ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो मतलब ज्यादा बेसिक कौन होगा, सी, फिर बी और फिर ए वाला। पढ़ा है ना, प्लस साइड इफेक्ट बेसिसिटी को बढ़ाता है, सुना है? यस नहीं सुना तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कोऑर्डिनेशन में, GOC बिना पढ़े मत आ जाना क्लास में, ठीक है, इसलिए बोला था मैंने। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बेसिसिटी को क्या है, बेसिसिटी को स्टीरिक हिंड्रेंस से लेना देना नहीं है, उसको लेना देना किससे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां बेसिसिटी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे 3 CH3 का प्लस साइड इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे 2 CH3 है, यहाँ पे 1 CH3 है, तो प्लस साइड इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो बेसिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अलग से कि बेसिसिटी के केस में इसको कुछ लेना देना नहीं है स्टीरिक हिंड्रेंस से, नथिंग टू डू विद स्टीरिक हिंड्रेंस। देख रहे हो, कहाँ पे बोल रही हो बेटा, पिछली स्लाइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक मिनट को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लिखा था, नहीं ये लिखा था मैंने, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ठीक है, हो गया। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट लिख लो, स्टीरिक हिंड्रेंस does not hindrance does not originate from single atom। मतलब कभी भी मेरा बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस एक सिंगल एटम से नहीं आती बल्कि ग्रुप से आती है। जैसे तुम्हारा हो सकता है दिमाग ये चले, मैम आई नेगेटिव भी तो क्या था, इतना बड़ा था, फ्लोरीन छोटा था, तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, बोलो हाँ के ना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक आई नेगेटिव था, आपके पास एक आई नेगेटिव था, एक Cl नेगेटिव था,
एक Br नेगेटिव था और F नेगेटिव था। ऐसे भी तुम्हारा दिमाग चल सकता है ना कि मैम आयोडीन भी तो साइज में बड़ा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस उसमें भी तो होनी चाहिए, लेकिन आपने तो कहा ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है सबसे, है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टीरिक हिंड्रेंस डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल एटम। जब हम बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं तभी हम स्टीरिक हिंड्रेंस की वहां पे बात करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नो? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. शाबाश। एक और पॉइंट लिखो मेरा बेटा, एक और पॉइंट लिखो, रह गया, लिखो। इफ द nucleophilic center, if the nucleophilic center of two or more species is same, two or more species is same, then nucleophilicity parallels to basicity। एग्जाम्पल देती हूँ तब समझ में आएगा। एक मान लो तुम्हारे पास है CH3O नेगेटिव, एक है तुम्हारे पास OH नेगेटिव, एक है तुम्हारे पास CH3CO नेगेटिव, और एक है तुम्हारे पास वाटर। अब तुम्हें पता है सब में क्या है, इधर आओ, ऑक्सीजन ही बिहेव करने वाला है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह, यस और नो? सब में देखो सेम ही है, ऑक्सीजन ही है। तो जब ऐसा केस आ जाए जहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर सेम हो, तो वहां पे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है वही क्या होता है मेरा बेटा, बेसिसिटी का भी ऑर्डर होता है। अगर तुम्हें मान लो इसको लगाना है, किस में लगाना है, बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर लगाना है, तो तुम कैसे लगा सकते हो मेरा बेटा? क्या तुम इनको जैसे ये आपके पास कंजुगेट बेस है, इनका एसिड बना सकते हो क्या? बोलो। अगर मान लो मैं ये CH3OH बना लूं, ये वाटर बना लूं, ये एसिड बना लूं, और ये OH नेगेटिव बना लूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? आप बता सकते हो मेरे को? नहीं बता पा रहे? ठीक है, वैसे क्वेश्चन ऐसे करो तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बताती हूँ, ऐसे भी तुम कर सकते हो। देखो ऐसे सोचो, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक या मोर बेसिक देन न्यूट्रल वाला, तो वाटर तो सबसे पीछे ही आएगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. इतना क्लियर है? अब इन तीनों पे आओ। सबसे पहले मैं इन दोनों की बात करती हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ CH3 लगा हुआ है, CH3 प्लस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। O के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया, CH3O नेगेटिव। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इन दोनों से, तो यहाँ पे देखो बेटा, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो किस में जा रहा है, रेजोनेंस में, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अच्छे से अवेलेबल ही नहीं है डोनेशन के लिए, तो यानी कि क्या हो गया, ये कम बेसिक हो गया। यानी कि जहां जहां पे रेजोनेंस होगी बेटा, वहां पे क्या होगा, अगर जहां रेजोनेंस होगी तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। बात सही है ना? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, इसको देना था, लेकिन वो कहता भाई मैं तो कहीं और बिजी हूँ, ठीक है, इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी, मिथोक्साइड और हाइड्रोक्साइड से कम हो जाएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एक बार नीट में आ चुका है। हो गया? यहां तक किसी को प्लीज डाउट है तो बताइए। नो मैम। ठीक है, No, ma'am. उसके बाद हम बात करते हैं सोलवेंट इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब हम ये देखेंगे कि सोलवेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान से देखेंगे। अगर मान लो मेरा बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, और मुझे क्या बताना है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का इफेक्ट देखना चाहती हूँ, क्या होगा जब मैं सॉल्वेंट को चेंज कर दूंगी। ये क्वेश्चन भी पहले नीट में आया हुआ, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, सोलवेट केटायन एंड एनायन, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, ध्यान रखना, जो सोलवेंट का इफेक्ट है वो तभी लगेगा जब आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट पीरियड्स के एलिमेंट होंगे। लिख लो यहाँ पे, सोलवेंट का इफेक्ट तभी लगेगा जब आपके पास, मैं लिख देती हूँ, solvent effect applicable only when different
period elements are present. Clear? चलो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इसमें से? फ्लोरीन है ना। तो फ्लोरीन के पास ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल गिरेंगे, हाँ या ना? यस और Yes, आप ma'am. ये भी बोल सकते हो साइज छोटा है तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल गिरेंगे, अगर मैं वाटर एग्जांपल ले लूं। तो अगर बेटा फ्लोरीन को पानी के मॉलिक्यूल ने घेर लिया तो क्या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? नहीं मैम, फिर तो यही जीत जाएगा। बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना। फिर बोलूं, मैं फिर बोल रही हूँ, फ्लोरीन क्योंकि छोटा है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल उसकी तरफ ही आएंगे। तो फ्लोरीन को तो चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल घेर लेंगे, तो क्या ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? क्या नहीं होगा। तो आई नेगेटिव क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस ठीक है। तो जो मैंने पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताया था कि डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में है। अगर मान लो एग्जामिनर कुछ नहीं आपको देता तो कंसिडर कर लेना कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही होगा, बट उसने अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लो वो बोलता है बेटा पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो सॉल्वेट कैटायन ओनली, बोलो। तो उसमें तो एनायन वाला पार्ट क्या होता है? फ्री ही होता है। और अगर एनायन वाला पार्ट फ्री ही होता है तो एफ नेगेटिव ही होगा फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ के ना, बोलो। यस मैम। यस। मैं फिर बोल रही हूँ, फिर से सुन लो। अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला तो आप ऊपर वाला ऑर्डर ही लिख के आएंगे जो हम नॉर्मली जनरली पढ़ रहे हैं कि आयोडाइड पोलराइजेबिलिटी की वजह से। अगर मान लो उसने, एग्जामिनर ने स्पेशल मेंशन किया कि भैया बताओ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कौन होगा ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, तो एफ नेगेटिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस मैम। यस मैम। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक CH3O नेगेटिव है, एक तुम्हारे पास CH3S नेगेटिव है। अब इसको ए ले देती हूँ, इसको बी। आप मुझे बताओ अगर मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, ए या बी? और अगर मैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करूं तो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, ए या बी? आपको मुझे बताना है, सोच के बताना। CH3S नेगेटिव। प्लीज सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो भाई क्लास में, तभी मजा आएगा ऑर्गेनिक में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सोच समझ के देना आंसर। पोलर प्रोटिक में दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा, ए या बी? वेरी गुड, जिसने भी हैंड रेज किया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। शाबाश, करो करो। गलती होगा ना ज्यादा से ज्यादा, घबराना नहीं है। वेरी गुड। बाकी बच्चे, आयुष, पीयूष, हुस्नवाज, कहाँ हो? आयुषी, हुमेरा, पलक, डिम्पल, प्रिंस। प्रिंस तो आज मुझे दिखाई नहीं दिया। प्रिंस, दिशा, नहीं हो रहा है क्या? प्रियांशी आप बताओ। मैम मुझे भी लग रहा है। बी ज्यादा होगा। देखो पोलर प्रोटिक का मतलब क्या हुआ, लेट से तुम कोई भी ले लो एग्जांपल, वाटर ले लो। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ऑक्सीजन है, तो पानी के मॉलिक्यूल इसको ज्यादा गिरेंगे तो बेचारा ऑक्सीजन तो नहीं, छुप जाएगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, बी वाले की। और ए प्रोटिक में उल्टा हो जाएगा। बस यही तो करना था, तुम लोग ऐसे चुप बैठे हो। अरे भाई नहीं रहना है। पोलर प्रोटिक, हाँ पोलर प्रोटिक में बी वाला ज्यादा है बेटा न्यूक्लियोफिलिक, एंड पोलर ए प्रोटिक में ए वाला। अगर एग्जामिनर ने कुछ नहीं
कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब क्या है हमारे पास सोलवेंट वाटर है, बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर उसने कुछ नहीं दे रखा तो वी विल कंसिडर वाटर एज अ सॉल्वेंट इन आवर रिएक्शन। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो उसके बाद हेडिंग डालो लिविंग ग्रुप क्या होता है। ये बड़ा काम का है भाई साहब। लिविंग ग्रुप क्या होता है जल्दी से लिखेंगे। देखो लिविंग ग्रुप मतलब जाने वाला बंदा, जाने वाला बंदा। इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगी। देखो अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी मान लो लेट्स से कोई भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, अगर उसमें से कोई बंदा जा रहा है, ठीक है, और वो बंदा निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है, कोई बंदा निकलने के बाद स्टेबल हो रहा है, इट मींस वो अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक वाली लैंग्वेज तो लिख दी है, इसको मैं अपने उसमें बताती हूँ क्या बोलते हैं लैंग्वेज में। देखो एक तुम्हारे पास है RF, एक तुम्हारे पास है RCl, और एक तुम्हारे पास है RBr, और एक तुम्हारे पास है मेरा बेटा RI। ठीक है, अब तुम ना एक काम करो, जो जो ये हेलोजेंस है ना इनको भगाओ। ये भागेगा तो ऐसे जाएगा, ये भागेगा तो ऐसे जाएगा, ये भागेगा तो ऐसे जाएगा, ये भागेगा तो ऐसे जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके ही जाएगा ना, ऐसे ही थोड़े ना दुम दमा के भाग जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो यहाँ से F नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से Br नेगेटिव मिलेगा, यहाँ से I नेगेटिव मिलेगा, है ना। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागेगा ना, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू एल्काइल वाला पार्ट। तो तुम्हें बस ये देखना है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, निकलने के बाद, ध्यान से सुनो, निकलने के बाद जिस स्पीसीज पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, अगर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो मतलब वो अच्छा बेस है। क्या समझे? क्योंकि जब जब आप लिविंग ग्रुप को निकालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, या तो हो सकता है -I से स्टेबल हो, -M से स्टेबल हो, तो वो लिविंग ग्रुप बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें आप कैसे बता सकते हो? इन वाले केसेस में जो बड़े सिंपल केसेस होते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो मैम आयोडीन तो बहुत बड़ा है और ये अल्काइल छोटा है, छोटा बड़ा दोस्ती क्या होगी, कमजोर होगी, तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा। देख पा रहे हो मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, यस मैम। बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। कोई बोलता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा उसका वीक कंजुगेट बेस होता है, ये मैंने भी तुम लोगों को पढ़ा रखा है। और अगर तुम्हारा वीक कंजुगेट बेस स्टेबल है तो मतलब वो लिविंग ग्रुप अच्छा है। बट मैं ना जनरली ये वाली डेफिनेशन बताती नहीं हूँ बच्चों को। बस ये ध्यान रखना, जो भी लिविंग ग्रुप होगा वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज कैरी करेगा? नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, कार्बन आयन पढ़ाया ना मैंने तुम्हें, कार्बन आयन, अगर वो नेगेटिव चार्ज स्टेबल है तो पक्का वो अच्छा लिविंग ग्रुप होने वाला है। ठीक है जी? यस मैम। ओके, यस मैम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में से आयोडाइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये होता है सिंपल वाला। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन विल बी बेटर लिविंग ग्रुप। हाँ ठीक है, अगर मान लो जो चीज निकल रही है और वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ला रही है, अगर उस पर वो नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मैंने कहा किसी भी फैक्टर से वो खुद को स्टेबल कर सकता है, -I -M रेजोनेंस से, तो वो क्या होगा? अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ये देखो, वीकर द कार्बन और लिविंग ग्रुप, जितना कार्बन और जो जाने वाला बंदा उसके बीच का बोन अगर वीक होगा तो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप रहने दे सकते हो, ये कोई काम का नहीं है। इसमें सिर्फ ये बोला रखा है कि किसी भी रिएक्शन की अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रिएक्शन फास्ट होगी तो लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, आपको सिर्फ जो मैंने बताया है उसी को ही ध्यान रखोगे। एग्जाम्पल करें, एक तो यही हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये देखो, ध्यान से देखना। बेटा 1 मिनट, आ जाओ, पहले मैं करा दूं फिर आप डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ जी, तो अगर मैं मेरा बेटा इसकी बात करूं, ध्यान से देखना,
आपको बताना है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, लिविंग ग्रुप मतलब क्या होगा कि वो निकल गया रिएक्शन से और उसने क्या ले लिया है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि बेसिकली आपको ये बताना है इनमें से कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल है। चेक करें, आ जाए वन बाय वन आ जाओ। देख, अगर मैं बात करूं ए में, बी में, सी में, तीनों में रेजोनेंस है। हाँ मैम, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हाँ या ना? Yes, ma'am. लेकिन OH नेगेटिव में नहीं है, यानी कि ये तो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेकार लिविंग ग्रुप होगा। और OH नेगेटिव सच बताऊं बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये तुम्हें काम आएगी आगे बात। अब हमें देखना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। यहाँ पे देखो, एक तो CF3 लगा हुआ है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ये तो, बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 ऑक्सीजन में जा रही है, मतलब यहाँ तो भयंकर रेजोनेंस चल रही है। तो यानी कि ये तो ए वाला तो सबसे अच्छा बेस होगा, सॉरी सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, नॉट बेस। ठीक है, अब बात करते हैं बी और सी में। कैसे बी और सी में कैसे डिफरेंशिएट करोगे मेरा बेटा? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है रेजोनेंस में, उसमें जो इधर देखो रेजोनेंस, जो ये रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जा रहा है रेजोनेंस के टाइम पे वो ऑक्सीजन पे जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो रेजोनेंस के टाइम जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कार्बन पे जा रहा है। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना अच्छा होता है या ऑक्सीजन पे आना अच्छा होता है? ऑक्सीजन पे। सारे बच्चे सोचो, ऑक्सीजन पे, जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में लिखो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आना अच्छा रहेगा या कार्बन पे आना अच्छा रहेगा? जल्दी से लिखो, मैं देखूंगी कितने बच्चे बोल रहे हैं। यस, तो यानी कि ज्यादा स्टेबल कौन है? फिर बी है और फिर सी है, यानी कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? A B C D। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। पक्का सोच समझ के बोलना, पूरा चैप्टर बेटा इन्हीं पे ही है आज, मतलब पूरा चैप्टर इन्हीं पे ही बेसिस होगा, क्योंकि आगे जाके ये चीजें दोबारा नहीं बताऊंगी फिर मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हो सकता है किसी को नहीं आया हो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक ये है तुम्हारे पास, अब मैं तुम्हें लिविंग ग्रुप दे रही हूँ, आपको सिर्फ चेक करना है वो स्टेबल है या नहीं है, बिकॉज जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा क्या रहा होगा, लिविंग ग्रुप रहा होगा। एक मान लो मेरे पास ये है, एक मान लो मेरे पास ये है, और एक मान लो ये है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सबसे स्टेबल अनायन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लग रहे हैं ऑर्गेनिक जीओसी के कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे पता चलेगा कितना ऑर्गेनिक जीओसी सीख के आए हो तुम मेरे कहने पे। जिसको जीओसी नहीं आती है बेटा प्लीज कर लेना, मैंने तभी आप लोगों को 1 महीना पहले ही बोल दिया था, क्योंकि उसके बिना नहीं आएंगे ऑर्गेनिक समझ में। आपको बताना है इनमें से कौन सा अनायन ज्यादा स्टेबल है, यूज योर जीओसी कॉन्सेप्ट्स। शाबाश, वेरी गुड। तमन्ना, तनिष्का, चेतना, दक्ष, मुस्कान, अभिषेक, दीप्ति, मुस्कान, कुमारी, आयुष, पीयूष, हुस्नवाज, सना। आप लोग भाई ऐसे मत करो प्लीज, बोलो। डिम्पल, प्रिंस, पीयूष आप बताओ, थोड़ा सा रिवाइज करवाओ। हाँ मैम पहले वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। रीजन बता बेटा, सही बोल रहे हो बिल्कुल। मैम क्योंकि इसमें -m और -i इफेक्ट लगेगा। शाबाश, क्लैपिंग कर दो भाई, यही चाहिए मुझे ऑर्गेनिक में। दिस इज समथिंग व्हाट आई वांट। -i भी लगा रहा है पैरा पे, ये -m भी लगा रहा है। आई वी नो कि -m वाला ज्यादा डोमिनेंट होता है मेसोमेरिक, जबकि यहाँ तो कोई है ही नहीं। और यहाँ पे देखो ये क्या लगा रहा है अपना, +H लग बोल दो, और या +i, दोनों ही लगा रहे हैं। वी नो कि हाइपर कंजुगेशन वाला ज्यादा डोमिनेंट करता है। ठीक है, तो यानी कि ये तो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कार्बन आयन को क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करते हैं। इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से, कितना पढ़ के आओगे, मतलब नहीं पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट कार्बन आयन वाला, कार्बोकेटाइन वाला।
क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलो यस यस मैम। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, कंपेयर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब इस पूरे का नाम इसको हम बोलते हैं, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से दिखा दूं, क्योंकि ये जो मैं देख रहे हो ना, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मैंने आपको दिखाया भी है। इसका नाम होता है ओटीएफ। मैम याद रखने हैं क्या नाम? नहीं, कोई नहीं पूछेगा, पर एक बार रीड कर लेना। इसका नाम होता है ट्राइफिलेट, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? प्रोसाइलेट, ठीक है। तो ये मैं लिविंग ग्रुप बना रही हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रफू चक्कर हो गए हैं। अब हमें ये देखना है जो रफू चक्कर हुए हैं वो कितने ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। बोलो हाँ के ना? यस बस ये लिख लो अपनी लैंग्वेज में, जो रफू चक्कर हो गया, जो रफू चक्कर हो गया रिएक्शन से, अगर वो स्टेबल है तो भैया वो अच्छा बेस है, ठीक है। इसका नाम होता है टोसाइलेट, ओटीएस लिखते हैं इसको, टोसाइलेट। नाम याद नहीं रखोगे चलेगा, मुझे कोई वो नहीं है। अब आपा को बताना है कि कौन सा ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन कार्बनाइन कौन सा लग रहा है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो ये रेजोनेंस में तो जा रहा है, लेकिन ये भैया भी आ रहे हैं, वो बोलते हैं ना पंगा तो ये भी पा रहा है, ऑक्सीजन देखो इसको दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी यही चीज हो रही है, ये भी डोनेट कर रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, दोनों में लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे लगे ब्रोमीन, और आपको पता है हेलोजेंस का क्या कंसिडर करते हैं हम? माइनस आई इफेक्ट। वेरी गुड। और आपका मिथाइल ग्रुप का क्या होगा? हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई होगा। तो यानी कि फिर बी वाला होगा, फिर सी वाला होगा। बोलो हाँ या ना? ये कहने की बात है कि मैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ा रहा हूँ, बट एक्चुअल में कॉन्सेप्ट किसके हैं? जीओसी के हैं। तो अगर जिसको कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन नहीं होता, आज रात को सो मत जाना पड़े बिना, ठीक है, क्योंकि अपनी एक और क्लास है कल। जिसको कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन नहीं आता है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स है, जाके पढ़ो, जाके पढ़ो उनको, क्योंकि इसके बिना ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी। प्लीज समझो मेरी इस बात को। अब क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। आराम से करो, टेक योर टाइम। ओपन करो इनको, ए फर्स्ट और थर्ड को। देखो मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है। रुको, कोई आंसर नहीं देगा चैट में, आप हैंड रेज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रही हूँ। आप प्लीज पोल में मेरे को आंसर देंगे। जिसका नहीं पोल चलता है वो हैंड रेज कर सकता है। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। आधे से ज्यादा बच्चे, करो करो करो। प्लीज वोट दीजिए बेटा। ट्वेंटी वोट्स आ गए हैं मेरे पास।
बस चलो, टाइम्स अप। प्लीज बाकी बच्चे हैंड्स डाउन कर लो, वो बच्चे हैंड रेस करो जिन्होंने डी आंसर दिया है। लेकिन वोट तो मेरे पास 2 ही आए हैं बेटा। मैम डी बोल रहा है, बी। डी फॉर डॉग, 4th ऑप्शन। तनिष्का, चेतना, पीयूष, लेकिन 2-3 वोट अब आए हैं मेरे पास। तनिष्का, चेतना आपने पहले ही कर दिया था क्या? यस मैम। यस मैम। बस इन्हीं 2 बच्चों का और एक पीयूष का ठीक है, बाकी सबका गलत है। देखो इधर आओ, पहले तो मुझे ये बताओ, सबसे पहला मैंने लिखवाया था कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, बोला था कि नहीं बोला था? देन न्यूट्रल, बोला था कि नहीं? यस मैम। अब जवाब दो मेरे को सारे, चुप मत बैठना। दिया था तो वोटर को आप कैसे ये जो ए वाले और सी वाले हैं, समझ में ही नहीं आया मेरे को। अरे सेकंड तो सबसे पीछे आएगा भाई, कहाँ कहाँ सोच रहे थे वैसे? बाय द वे वोटर्स तो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक है, ठीक है। अब आप देख लो फर्स्ट पहले आएगा या फोर्थ पहले आएगा। फर्स्ट वाले में देखो ये है, और इसमें OH नेगेटिव मैंने कहा था जहां पे रेजोनेंस होगी वहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बोलो? ज्यादा या कम? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ज्यादा कम हो जाएगी। यस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जा रही है? बिजी है ना ये रेजोनेंस में, तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा फिर, बोलो? बी होगा। क्यों तुमने ए बोला, बी बोला, सी बोला? आधी से ज्यादा जनता ने ए सी बी बोला। इधर देखो जो थर्ड वाला है वो सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक कौन है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन में जा रही है रेजोनेंस, देख पा रहे हो? यस मैम। तो वो सबसे अच्छा, मैंने क्या बोला है? अच्छा ठीक है, ठीक है, इधर आओ, इधर आओ। यानी कि सबसे ज्यादा 4th न्यूक्लियोफिलिक होगा, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट होगा एसिटेट आयन जो होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। रीजन वही थर्ड वाला, एक सेकेंड, हाँ मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ऑप्शन में। जो आपका ये वाला है थर्ड वाला, इसमें देखो 2 ऑक्सीजन में जा रहा है ना रेजोनेंस, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। थर्ड वाले में रेजोनेंस ज्यादा है, तभी न्यूक्लियोफिलिक वो कम है फर्स्ट वाले से। और सेकंड वाला तो भैया न्यूट्रल है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है। ऐसा एक भी पॉइंट बता दो जो मैंने नहीं लिखवाया है यहाँ पे। सारे लिखवाए हैं बट तुम पता नहीं कहाँ देख रहे हो। है जी, हो जाएगा अभी क्वेश्चन? यस मैम। पक्का? एक और दे दूं? चलो एक और करो। इसमें भी वैसे थोड़ा ट्विस्ट है बट ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। पहले मैं पोल लॉन्च कर लेती हूँ इसमें। पहले ही दिन फंस गए हैं। देखो समझो, जवाब दो। एक वोट आ चुका है और मुझे थम्स अप दे दो। हाँ मैम, हमने तो कर दिया। वेरी गुड। शाबाश।
हैंड रेस कर लेना अगर नहीं है पोल, और अगर तुम लोगों का हो गया तो कोई बात नहीं, जिसका शो नहीं हो रहा वो हैंड रेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 1 मिनट और दूंगी बिकॉज फिर क्लास भी ओवर होने वाली है। कोई बात नहीं बेटा, गलत ही होगा, करो तो सही एटलीस्ट। इस बार काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। टाइम्स अप। बस 16 स्टूडेंट्स ने दिया है आउट ऑफ 30। ऐसे मत करो, 31 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 17 स्टूडेंट्स ने दिया है। ओके, तो जिन्होंने बी को दिया है बेटा वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बी को किसने दिया है? दीप्ति, बी को क्यों दिया बेटा? मतलब ये वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट है, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। जिसने बी को दिया है वो प्लीज एक्सप्लेन करो। मुस्कान आप करो एक्सप्लेन। मैम क्योंकि जो CH3O- है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है इसीलिए। है क्या? सुनाई नहीं दिया बेटा। मैम जो CH3O- है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा यहाँ पे। और बताओ चेतना। मैम मैंने तो ए लगाया था। ए लगाया था, ए लगाया था। ए किसने लगाया था? और मैंने। मुस्कान ने। ठीक है, ए और बी में कंफ्यूजन चल रही है। इवन तुम्हें क्या यूट्यूब पे भी कंफ्यूजन? मैम मैंने भी ए ही लगाया था। जब ये क्वेश्चन आया था ना जेई में 2005 में, तो तुम अभी भी ये यूट्यूब पे चेक करोगे, कहीं पे चेक करोगे ना, आधे से ज्यादा कईयों ने ए आंसर बोल रखा है, कईयों ने बी, बट इसका आंसर बी होगा। सुनो अब क्यों होगा। देखो, तुमने सी और डी को तो ए और डी को तो बहुत आराम से एलिमिनेट कर लिया होगा, बिकॉज इनमें रेजोनेंस हो रही है तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम होगी, यानी कि डी और ए तो पीछे ही होंगे, तो यानी कि ए और बी कैन बी करेक्ट, है ना? ये सही हो सकता है। अब डी वाला सबसे कम क्यों है न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ इनको कैसे करोगे? देखो ऐसे केस में ना अच्छा पता है क्या रहता है, अब ये देखो अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है, तुम इसका ना लिख लो, इसको CH3OH लिख लो, तुम इसको HCl लिख लो, ये आपके कंजुगेट बेस है ना, एसिड लिख लो, ऐसे ही लिखूंगी ना मैं। ठीक है, अब तुम मुझे बस ये बताओ CH3OH और HCl में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl ही है। यस मैम। है ना? और अगर एसिडिक ये स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक कौन होगा फिर? सी कौन होगा? CH3O। अब आपको पता है बेटा जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? वीक होता है। यस अब वीक होता है तो यहाँ पे देखो जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी होगा, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट पीरियड से है, तो मैंने कहा था आपका सेम ही होगा, पैरेलल चलेगा। तो एक बात बताओ, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस तो फिर वीक ही होगा, तो यानी कि ज्यादा बेसिक कौन होगा या ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होगा? बी वाला होगा। सी वाले से यस और नो बोलो, हाँ या ना? तो बस इस तरीके से करना है। तो जब तुम फंस जाओ ना ऐसे उनके एसिड कंजुगेट बेस लिख लिया करो, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका वीक कंजुगेट बेस होगा और जो वीक एसिड होगा उसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो क्योंकि ये वीक एसिड था तो इसका जो बेस होगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो न्यूक्लियोफाइल भी वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बी ऑप्शन को मार्क करूंगी। ठीक है जी, ये वाला घर पे करना, करना मतलब करना, ठीक है। इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? O नेगेटिव Na+, O नेगेटिव Na+, O नेगेटिव Na+। तो आपको देखना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा उतनी ही ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। तो आपको ये चेक करना है, अगेन GOC का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वरना मैं आती क्लास में ले लूंगी, लेकिन पहले आपको करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है।
तो आज पीयूष मुझे ये बता, आज मैंने क्या क्या बताया बेटा? पीयूष गायब हो गए क्या? मुस्कान क्या बताया आज मैंने? मैम हमने स्टार्टिंग में पहले जनरल टर्म देखी, उसमें हमने क्लासिफिकेशन की अल्काइल हैलाइड्स की, उसके बाद हमने सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद हमने सॉल्वेंट भी देखा, और देन हिम्मत कहाँ जा रहा बेटा, बैठा रहा अभी, है ना? ओके, तो बेसिकली बच्चों आज आपको क्या क्या ध्यान रखना था? एलाइलिक हैलाइड, वेनाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ये क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। अब ये मतलब नहीं है कि मैंने ई पे प्लस लगाया तो सारे प्लस वाले, मतलब जिन पे प्लस होगा सिर्फ वही इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये दिखाने का तरीका होता है, राइट? उसके अलावा आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ इनके जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी का क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है ना? जब सेम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है तब क्या होता है, जब स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, याद मतलब समझ के याद रखना है। उसके अलावा मैंने ये बताया कि सोलवेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, जब पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है तो क्या ऑर्डर होता है, जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है तब क्या ऑर्डर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा वो बच्चे जिनको कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन आता ही नहीं, आप कल की क्लास में आने से पहले बेशक अपनी एक स्पेशल क्लास छोड़ दो, मेरे को ये चाहिए बेटा, कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन जिसको नहीं आता कल की क्लास में आने से पहले लेक्चर्स देख के आओगे, बिकॉज बेटा फिर आप लोगों को ही लगेगा कि मैम क्या ही पढ़ा रही हैं, ठीक है जी? मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 महीने पहले ही, तभी बता देती हूँ मैं आपको, बट आप लोग सुनते ही नहीं हो, ठीक है? तो ये चीज आपको करना है। डीपीपी क्या करूंगी मैं, आपके अभी ग्रुप में भेज रही हूँ, और कल मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करूंगी, फाइनली इसी चैप्टर का वो पार्ट होगा। आई होप आज का क्लियर हुआ होगा अच्छे से। तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, अगर आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इट मींस आज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कल मैं आंसर की उसकी शेयर कर दूंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आज के लिए इतना ही समझो, बाकी हम कल का कल देखेंगे।